आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। संसद में पीएम मोदी ने सेंगोल को किया साष्टांग, गांधी सावरकर को दी श्रद्धांजलि का सीना, सांसद समर्पण से भवन को दिव्य बनाया। ने की मन की बात, उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक सुना। देहरादून के राजपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने वृद्धाश्रम की माताओं के साथ सुनी। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में हुआ 3 दिवसीय G20 सम्मेलन, विदेशी मेहमानों की वापसी शुरू, 7 विदेशी मेहमान दिल्ली लौटे। स्थित हरि सेवा आश्रम में संत समागम का आयोजन, पूर्व मुख्यमंत्री रावत, सांसद निशंक समेत संतों ने शिरकत। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर की चर्चा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार श्री बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे। वेद पाठ द्वारा की पूजा अर्चना, मंदिर समिति ने प्रसाद और तुलसी माला की भेंट। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी के मन की बात को प्रदेश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक सुना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून के राजपुर में वृद्धाश्रम की वृद्ध माताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के हर वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सभी वर्ग के लोग मन से सुनते हैं। ग्यामर न्योकुम जी, सब कुछ मेरा अर्पित है। आप लोगों के आने से अंतिम रविवार को होता है। प्रधानमंत्री जी अनेकों ऐसे विषय जो जिससे समाज के दूर दराज के वर्गों अछूते रहते हैं, उन विषयों की उसमें चर्चा करते हैं। बहुत से समाज जीवन में काम करने वालों को प्रेरणादायी भी रहते हैं। आज मैं 101वें एपिसोड के संदर्भ में जो प्रेम धाम वृद्धाश्रम है देहरादून में, उसमें मैं गया और काफ़ी बुजुर्ग बहन माताएं थी, कुछ विकलांग थी, उन साथ बैठकर मैं मन की बात को सुना और एक अच्छा जो कार्यक्रम के रूप में मैं कह सकता हूँ वहाँ पर ये रहा है। आप लोगों के आने से मोस्ट वेलकम, स्वागत। आपने कहीं शाम हो रही थी तो कहीं देर रात थी, इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों उन्होंने हमें बताया था कि आप इसमें भाग ले सकते हैं, तो मैंने फिर थोड़ा इंटरनेट में देश भर में 1 जून से भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। वहीं 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान से इसका शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड में भाजपा 29 मई को एक प्रेस वार्ता करने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि महाजनसंपर्क अभियान को लेकर भाजपा की तैयारी कर रही है। 30 जून तक कार्यकर्ता महाजनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे। लोगों के घर घर तक जाने की तैयारी की गई है। अभी तक की जो जानकारी उस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि कल हमारे केंद्रीय पदाधिकारी आएंगे। केंद्रीय मंत्री जी के भी किन्हीं के आने का कार्यक्रम अभी निर्धारित होने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे, मैं रहूँगा और हम कल दिन में जो समाचार जगत के जो संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उनसे हमारे ग्रुप को भी हम लोग बैठेंगे और एक कार्यक्रम को पूरे स्वरूप का विचित्र हम सबके सम्मुख रखेंगे। शाम के समय सोशल मीडिया से जुड़े हुए ऐसे अनेकों जो लोग हैं जिनका सोशल मीडिया में एक अच्छा प्रभाव है, ऐसे लोगों के साथ हमारा बैठना होगा। इसके साथ साथ कार्यक्रमों के 3 प्रकार के स्वरूप हैं। पहला स्वरूप संगठनात्मकता, जिसको हमने पूर्ण किया। हमारे आज मंडल स्तर तक, हर विधानसभा स्तर तक जो महासंपर्क अभियान की टोली हमारी बन चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार का तमाम विफलताओं को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अब जनता के बीच पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने कटाक्ष किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक जो पार्टी पहले से ही घिरी हुई है वह दूसरों को क्या करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपने अंदरूनी झगड़ों को समाप्त करे, उसके बाद हम उनसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं।
अब भाई साहब बता दीजिए ना। पार्टी किसी को घेर नहीं सकती है। हमारे कार्यकर्ताओं से कांग्रेस, हमारे कार्यक्रमों से कांग्रेस विचलित हो रखी है और आंतरिक द्वंद्व से निपट जाए तो हम भी दो हाथ करने को तैयार हैं। और मैं कह सकता हूं कि पिछले दिनों जिस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हमने चलाए हैं, पार्टी की ओर से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचने का जो अभियान महासंपर्क अभियान के तहत हम भविष्य में लेने वाले, वो अपने आप में एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जनादेश की सफलता की बहुत बड़ी कुंजी हम बनाने जा रहे हैं। विश्व महामारी दिवस स्वच्छता दिवस के अवसर पर आज सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेरी सहेली सैनिटरी पैड वेडिंग मशीन का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों बालिकाएं और महिलाएं मौजूद रही। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुविधा की तरफ रचनात्मक पहल है। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज हमारी सरकार महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हमारी कोशिश है कि महिलाओं को कैसे उन्नत बनाया जा सके। बालिकाओं को अपने स्वच्छता के प्रति किस तरह से सजग रहना चाहिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के द्वारा राजधानी देहरादून के शहीद स्मारक पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने तमाम लंबित मसलों को लेकर चिंतन मंथन किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा तमाम लंबित मामलों को पूरा न किए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक सरकार के द्वारा राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण का काम नहीं पूरा किया गया, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का मसला भी अभी तक सुलझ नहीं पाया, जिसको लेकर भी राज्य आंदोलनकारियों ने चिंता जताई है। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लगातार हम लोग जो है इसके लिए मीटिंगें कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिला प्रशासन और शासन की हीला हवाली के चलते कई बार हम माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन लगातार जो हमारे जो लंबित मामले हैं उनका निस्तारण नहीं किया गया है, जो हमें स्वयं भी अच्छा नहीं लगता कि अब 23 साल बाद भी हम लोग जो है चिन्हीकरण की मांग को लेकर लामबंद है। लेकिन क्या है कि 2014 के बाद जिस प्रकार से जो चिन्हीकरण के मामले हैं वो तमाम लटकाए हुए हैं, किसी भी जिलाधिकारी ने उस हिसाब से जो काम करना चाहिए था उसकी आउटपुट नहीं दी, जबकि सरकार ने उसके शासनादेश भी निकाले। ऐसे ही 10% क्षैतिज आरक्षण है, 10 साल से वो लंबित पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इन कारणों से कभी कानून में उलझा के, कभी शासन में उलझा के, कभी उप समिति में उलझा के बार बार करने के बावजूद उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो फिर मूल निवास का प्रश्न हो, चाहे वो भू कानून का प्रश्न हो, तमाम राज्यों के परिसीमन का प्रश्न हो, उन सब को लेके हम लोग लामबंद हैं। रुड़की में जोमैटो राइडर्स ने जोमैटो कंपनी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। जोमैटो राइडर्स ने रुड़की में रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी उनका शोषण कर रही है। ऑर्डर कम कर दिया गया, जिससे राइडर को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 3 किलोमीटर दायरे में 25 रुपये और 2 ऑर्डर के भी 25 रुपये राइडर को मिल रहे हैं, जिससे राइडर को काम करने में परेशानी हो रही है। जी सर, परेशानी है। ऑर्डर पे इतना कम कर दिया कि आदमी जो है अपना तेल का पैसा भी नहीं निकाल पा रहे। जैसे पहले मिलता था हमें, उससे इतना कम कर दिया कि आदमी परेशान हो गए कि ऑर्डर बजे तब भी परेशानी और ना बजे तब भी परेशानी, यानी कि ऑर्डर बजने पे भी आदमी दुखी हो रहा है। क्या वजह है? वजह है कि ऑर्डर पे इतना कम कर दिया कि 3 किलोमीटर के 25 रुपये दे दिए कंपनी ने, 2 ऑर्डर के 25 रुपये दे रही है कंपनी। यानी कि 2 ऑर्डर को अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से उठाओ और डिफरेंट लोकेशन पे डिलीवर करो, तो उसके 25 रुपये मिल रहे हैं। और जी आपको पता है कि 25 रुपये में क्या होगा।
कुछ टाइम से ऐसा हुआ कि गिग्स आया और गिग्स में स्टार्टिंग में पैसा बहुत अच्छा दिया, हम लोगों ने बहुत खुशी से काम किया, ना कोई स्ट्राइक की, ना कोई बात की और ना किसी से कोई झगड़ा। अब काफ़ी दिनों से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करते करते इन्होंने ऑर्डर उस रेट पे पहुंचा दिया कि बाइक का तेल निकालना भी मुश्किल हो रहा है। शाम तक हम 12 बजे तक 1 बजे तक काम करते हैं, लेकिन शाम को क्या लेके जाते हैं? कुछ नहीं। घर वाले पूछते हैं क्या कमाया? कुछ नहीं। सुबह आते हैं यहाँ पे, ऑर्डर बज गया तो ठीक, नहीं बज गया तो ठीक, चलो वो कस्टमर पे डिपेंड करता है, लेकिन जो पे आउट है वो तो कि कंपनी करके। अब बात करते हैं रुड़की की, जहां पे गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में बने एक कारखाने में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कारखाने में आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद पहले तो कॉलोनी वासियों ने पाइप के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि पानी के पाइप से नहीं बुझ पाई, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। तब जाकर कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली। हालांकि आग लगने से गोदाम में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग जलाई होगी 11 साढ़े 11 बजे के करीब। उसके बाद ये लोग उस आग को बुझाना भूल गए और अपना ताला लगा के चले गए और वो आग अपना ऐसे ही फैलती चली गई। सारा लकड़ी ने आग पकड़ के वो पूरा तहस नहस कर दिया। यहाँ पे सब ये रहा, यहाँ पे कारण और पूरा घर में भी अंदर से भी नुकसान हो गया है। जो टाइल वेल थी वो भी टूट गई है काफी और दीवार को भी काफी नुकसान हुआ है इससे। शहर भी ये बताया गया है रामपुर चुंगी के पास ग्रीन कॉलोनी है जी, इसमें लकड़ी की मशीन हो रही थी, उसमें कोई उसका काम चल रहा था फर्नीचर का जी, और उन्होंने अपना रात में आग उग जलाई हो या शॉर्ट सर्किट से, तो जांच का विषय है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार हेलीपैड से श्री बद्री धाम दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और वेदपाठ द्वारा पूजा अर्चना की। बता दें कि श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने फिल्म अभिनेता का स्वागत किया और मंदिर में भगवान बद्री विशाल का प्रसाद तुलसी माला भेंट की। बता दें कि इससे पहले फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार 23 मई को केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंचे थे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नरेंद्रनगर में 3 दिवसीय G20 सम्मेलन में भाग लेने आए विदेशी मेहमानों की वापसी शुरू हो गई। शनिवार शाम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से 7 विदेशी मेहमान वापस दिल्ली लौटे, जहां से वे अपने देश के लिए रवाना हुए। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में तमाम अधिकारी मौजूद रहे और संस्कृति विभाग की टीम ने विदेशी मेहमानों का एक बार फिर स्वागत किया। डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि नरेंद्रनगर में G20 समिट में भाग लेने के बाद विदेशी मेहमान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें हवाई सेवा के माध्यम से वापस दिल्ली के लिए रवाना किया गया। ऐसे तमाम छात्र जो कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं, इनके लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा कई नई पहल की जा रही, जिससे उत्तराखंड में बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। इसी क्रम में सरकार की ओर से एक बुक बैंक की सुविधा सभी स्कूल में दी जाएगी। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने हर स्कूल में एक बुक बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया, ताकि सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चों के पास भरपूर किताबें हो। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अगले साल हमें किताबों की कमी ना हो, इसलिए हम सभी स्कूलों में बुक बैंक स्थापित करेंगे, जहां छात्रों के लिए पहले से किताबें रखी जाएंगी। लगभग सभी स्कूलों में चले गए हैं और इस बार हमने ये भी निर्णय कर दिया है कि इस साल से
अब स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उतने बच्चों के लिए बुक बैंक बन जाएगा। अब हर साल किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरिद्वार स्थित हरि सेवा आश्रम में संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। संत समागम में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई। सनातनी सभ्यता और संस्कृति की संरक्षण और संवर्धन को लेकर भी साधु संतों ने अपने विचार रखे। इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि संतों की नगरी हरिद्वार पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, इसीलिए भाजपा सरकार के राज में यहां का तेजी से विकास हो रहा। मैं ये समझता हूँ कि हरिद्वार संतों की नगरी है और पूरे विश्व की आध्यात्म की राजधानी है। ये देश आध्यात्म की दृष्टि से पूरे विश्व में राज करता है, तो उसकी जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार यहाँ चलती रहती हैं। तो आज हम सभी लोग उनको शुभकामना देने के लिए आए। यहाँ संत समाज का हरि आश्रम में एक समागम है, तो मैं अपने सभी आदरणीय संतों जो नक्षत्र हैं हमारे अध्यात्म के, उन सबको प्रणाम करने आया। बातें जो है उनका जो वार्षिकोत्सव है उसमें सभी राजनेता धर्म सत्ताओं की लोग यहाँ पर मौजूद है। सभी को जो है संभाव से ये जो है और करते हुए जो कि संत का कार्य क्या है, संत का सबकी भलाई का कार्य, वो सभी ऐसे इसके लिए संतों की संगति और महापुरुषों का जो संग ये परमेश्वर का मिलाप कर। अब बात करते कोटद्वार की, जहां पे करनाश्रम के पास बहने वाली मालनी नदी के क्लीन कोटद्वार मिशन के तहत सफाई अभियान चलाया, जिसमें एनजीओ समेत स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। बता दें कि अभियान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने चलाया। दरअसल शहरों में बहने वाली नदियों की हालत गंदगी के चलते दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, साथ ही इससे कई बीमारियां भी पैदा हो रही है। इसी को लेकर यह अभियान चलाया गया। नौजवान बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, तो उनसे मुलाकात के बाद ये निर्णय लिया गया कि इन यंग बच्चों को कोटद्वार बुलाया जाए और एक प्रयास किया जाए मिशन क्लीन कोटद्वार के लिए, क्योंकि युवा हैं तो युवाओं के साथ यहाँ का युवा जुड़ेगा, कनेक्ट करेगा और जो हम चाह रहे हैं, जो लोगों के संस्कार में जो हैबिट हम डालना चाह रहे हैं, वो ये जो हमारे साथ बच्चे चल रहे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, बीजीयू के बच्चे, सब हमारे साथ चल रहे हैं, उनको हम ये बताना। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने लैंड जिहाद के मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि सरकार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अघोषित बिजली की कटौती और खराब सड़कों जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए लैंड जिहाद के नाम पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। लालकुआं के नगीना कॉलोनी में भी सरकार ने गरीब लोगों का उत्पीड़न करने का काम किया। साथ ही कहा कि प्रदेश की धामी सरकार के अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मैंने आप पहले भी कहा, जब नगीना प्रकरण हुआ, अभी जो रेलवे का हटा है, वहां पे मानवता या मानवीय दृष्टिकोण जिस सरकार में ना दिखाई दे, और ये बार बार ये लैंड जिहाद, लव जिहाद वाली बातें जो होती है भारतीय जनता पार्टी के लोग तब करते हैं जब इन्हें पब्लिक पूरी तरीके से घेर चुकी होती है, जब मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का हो और महंगाई का, तो तुरंत ये परिवर्तित करके ये शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि धार्मिक उन्माद की सुगंध और बू आती। नैनीताल पुलिस की ओर से चलाया जा रहा अभियान अभी भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्कूटी सवार 2 युवकों को 139 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि ये दोनों आरोपी यूपी के बरेली के रहने वाले हैं, जो सगे भाई हैं। दोनों आरोपी एफजी में ड्राइविंग का काम करते हैं, जो नियमित नहीं मिलता है, जिसके बाद आरोपी अवैध स्मैक का काम करके ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस काम को अपनाते हैं। वहीं एसएसपी की ओर से गिरफ्तार करने वाली टीम 5,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। वापस ले
पुलिस को देख करके भागने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके इनको पकड़ा गया। चेकिंग से इनसे 139.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इनमें महिपाल का पहले भी चोरी में जेल जाना ज्ञात हुआ अभी तक। और इनके द्वारा बताया गया कि नन्ही जो ट्राजिक कैंप में रहता है उससे ये लोग माल लेते थे। ये बेसिकली बरेली के रहने वाले हैं लेकिन हाल में ट्राजिक कैंप में रहते हैं। पुलिस और एसओजी द्वारा जो कंबाइंड अभियान में अच्छी सफलता प्राप्त की है उसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये की इनाम की घोषणा की। भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 4 दिन पुराना है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार चुड़ियाला गांव निवासी प्रियांशु अपने परिवार के साथ मंदिर में गए थे, जहां पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में प्रियांशु घायल हो गया। पीड़ित ने इस मामले में भगवानपुर थाना पुलिस को तहरीर दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट के आत्महत्या मामले में अब पौड़ी पुलिस को जांच शुरू कर दी है। दरअसल मृतका के पति ने कॉलेज के निदेशक और विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मैटरनिटी लीव और अन्य लीव लेने पर उसे परेशान करने और प्रमोशन रोकने का आरोप है। वहीं कॉलेज के निदेशक ने सभी आरोप को निराधार बताया। एसएसपी ने एक जांच टीम गठित कर पुलिस और फॉरेंसिक टीम को जांच में लगा दिया, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम कॉलेज में पहुंचकर जांच में जुट गई है। हम तो स्तब्ध हैं इस बात से, क्योंकि भाभी जी ऐसे बिल्कुल नहीं थी। बहुत सौम्य थी, बहुत धैर्यशील थी और हमेशा अपने हर एकेडमिक में वो टॉपर थी और वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती है। ये बात हमें डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है। खुद मैं घुड़दौड़ी में काम करता था। पिछले 1 साल पहले मैंने 5 साल वहाँ काम किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है तो मैंने वहाँ छोड़ दिया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये सिर्फ नौकरी ही नहीं खा रहा है ये इंस्टीट्यूट, ये हमारे बच्चों को भी खा रहा है। जो एलिगेशन लगाए हैं वो उनका कोई आधार नहीं है। जो हमने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं उससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब उस बच्ची ने यहाँ पे अप्लाई किया है लीव के लिए, हमने वो सेम डे पे ही सैंक्शन कर दी है और उसका कोई भी हरासमेंट मेरी तरफ से या और किसी फैकल्टी की तरफ से नहीं किया गया है। यह घटना 25 मई की है, जिसमें मृतका मनीषा भट्ट जो है उन्होंने श्रीनगर में अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी थी। स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ की मदद से उन्हें रेस्क्यू करके लोकल अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तराई पूर्वी वन विभाग ने अब तक 80 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वन विभाग में अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चल रहा है। नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के वन क्षेत्र में अब तक 80 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि खाली कराई गई और यह अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। इसके साथ ही अस्थायी अतिक्रमण को भी नोटिस देकर जल्द ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तराई पूर्वी वन प्रभाग जो है, चूंकि ये तराई एरिया है और इसमें अतिक्रमण के काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं और हमारा अतिक्रमण जो है वो चिन्हित भी है, तो अभी तक जो है हम निरंतर लगातार जो है अतिक्रमण को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और 80 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो अतिक्रमण है तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट। हल्द्वानी में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि इसी के चलते नगर निगम और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से सिंधी चौराहे के पास मंगल पड़ाव क्षेत्र और लाइन नंबर 1 में अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कई अवैध फड़ भी देखे जिनका सामान जब्त किया गया। इसके अलावा
दिखाई पड़े जो सड़कों पर निर्माण है, नालियों पर हैं, हम उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं और पूरे नगर निगम क्षेत्र को 20 जोन में बांटा गया है और हर दूसरे तीसरे दिन एक जोन को टेकअप किया जाएगा। लगातार उन्हें मुनादी कराई जाएगी। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि सड़कों पर, नालियों पर, फुटपाथ पर कब्जा न करें, अवैध बेंडिंग न करें। बेंडिंग कार्ड है और बेंडिंग जोन में नहीं खड़े होते हैं, चलते फिरते व्यवसाय करें। एक स्थान पर खास करके सड़क, नाली और नाले पर या फुटपाथ पर खड़े होकर के अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, उससे व्यवस्था उत्पन्न हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। ऐसी दशा में आपके बिल्डिंग लाइसेंस। लोहाघाट थाना क्षेत्र के बाराकोट क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी बीते मंगलवार को खरीदारी करने लोहाघाट बाजार गई थी और लापता हो गई। वहीं नाबालिग के पिता के द्वारा लोहाघाट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद लोहाघाट पुलिस ने एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में नाबालिग की तलाश शुरू कर दी थी। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि नाबालिग किशोरी की तलाश के लिए पुलिस ने एसआई सुष्मिता राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित करी। जाँच के दौरान युवती की लोकेशन बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में निकली, जिसके बाद एसआई सुष्मिता राणा और उनकी टीम के द्वारा बहादुरगढ़ जाकर युवती को सकुशल बरामद कर आवश्यक कार्रवाई की गई और फिर युवती को परिजनों को सौंप दिया गया। देखिए, हमारे थाना क्षेत्र से जो है बाराकोट एरिया से दो नाबालिग बच्चे जो हैं बिना बताए घर से नाराज होकर चले गए थे। तो हम लोग के द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर इसमें जो है हमारे विवेचक नियुक्त किए गए और विवेचक उप निरीक्षक सुष्मिता राणा द्वारा बहादुरगढ़ हरियाणा से जो दोनों नाबालिग बच्चे हैं इनको सकुशल बरामद कर दिया है। इसके साथ ही जो पिछले हफ्ते ही एक नाबालिग बच्चा और यहाँ से गुमशुदा होता है, उसकी भी हमने बरामदगी कर ली है। तो इसी वीक के अंदर हमने 3 नाबालिग बच्चों की बरामदगी अभी तक हम कर चुके हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार। Thank you.